हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो हर साल लाखों करोड़ों लोग कैंसर, एड्स जैसी दूसरी जानलेवा बीमारियों के कारण मारे जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जीना ही नहीं चाहते, पर हम सब ने अपनी पीढ़ी में अगर सबसे भयानक मौत देखा है तो वो अनुभव को कोरोना काल कहेंगे। दोस्तों, जब कोरोना अपने चरम पर था तब दुनिया के हर कोने से मौत की खबर आती थी। हमने लाशों को सड़कों पर सड़ते हुए भी देखा है और एक कब्र में दफन होते कई लाशों को भी देखा है। खैर, अब तो वैक्सीन आ चुकी है और हालात कंट्रोल में है। ऐसे में आपको बताना जरूरी है कि इंसानियत ने कोरोना से पहले भी कई ऐसी महामारियों के दौर को देखा है जहां झटके में लाखों जिंदगियां लाश बन गई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काली मौत की। इतिहास पलट कर देखेंगे तो इसे ब्लैक डेथ कहते हैं। फ्रेंड्स, एएच टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, ये वो भयानक घटना थी जिसने रातों रात यूरोप की आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। यूरोप के बाद एशिया और अफ्रीका में भी लाशों के अंबार लगे थे, पर यूरोप ने जो झेला वो शायद ही दूसरे देश ने झेला होगा। फ्रेंड्स, ये बात उस समय की है जब अमीर देशों में गिने जाने वाला यूरोप भयंकर सूखे और फूड ग्रेन संकट से जूझ रहा था। जिस मॉडर्न यूरोप को हम देख रहे हैं, 13वीं शताब्दी के दौरान उसके हालात आज के गरीब अफ्रीका देश से भी बदतर थी। विकास ज्यादा हुआ नहीं था, इसलिए रोजगार के विकल्प कम थे और लोग खेती पर निर्भर थे। ज्यादा लिटरेसी नहीं थी, इसलिए मेडिकल सुविधाओं का भी लैक रहा। फ्रेंड्स, अगर कोई परेशानी आ जाए या नेचुरल डिजास्टर तो जनता के पास ईश्वर के दरवाजे खटखटाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। सन 1315 ईस्वी के दौरान जब यूरोप में मौसम परिवर्तन शुरू हुआ तो इसका बुरा असर वहां के एग्रीकल्चर सिस्टम पर पड़ा। देश में आबादी का विस्तार जारी था और अनाज की कमी भी। दोस्तों, अचानक बारिश, अचानक ठंड और फिर कभी तेज गर्मी ने किसानों के खेत को चौपट कर दिया। बारिश के समय ओले और गर्मी के समय ठंडे, कुल मिलाकर जमीन बंजर होती गई। जो अनाज गोदाम में भरा था उसकी कीमत 300 गुना बढ़ गई, जो गरीब और मिडिल क्लास वर्ग के लिए हैसियत से बाहर हो रही थी। फ्रेंड्स, उस समय एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि यूरोप को इस संकट से उभरने में 50 साल लगने वाले हैं। अब इतने साल तक कोई भूखा कैसे रहता? इसलिए खाने की जरूरत ने कई तरह के अपराध को भी जन्म दिया। खैर, जिंदगी तो जैसे तैसे चल रही थी कि यूरोप का सामना एक टेरिबल डिजास्टर से हुआ। फ्रेंड्स, साल 1347 महीना अक्टूबर, वैसे तो तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है, पर वो ना भूलने वाला दिन था। लोग अपने रोज के काम में लगे थे। सिसिली पोर्ट से जहाजों का जाना और आना दोनों जारी था। कुछ लोग अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे थे जो जहाज में गए थे। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, पोर्ट पर जहाजों का आना शुरू हुआ। इंतजार करने वाले खुशी से झूम उठे। सभी लोग बेसब्री से जहाज के गेट की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि कोई दरवाजा खोले और लोग बाहर आए, पर काफी देर तक जहाज से कोई नहीं उतरा। जहाज में कोई हलचल भी नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे जहाज पर सामान के सिवा और कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, पर वहां कुछ तो था। वहां था लाशों का ढेर। कप्तान किसी तरह जहाज को पोर्ट तक ले तो आया, पर उसमें एक भी जिंदा आदमी नहीं थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। लाशें उतारने का सिलसिला शुरू हुआ। जो अपनों के चेहरे पहचान रहे थे उनके मुंह से चीख निकल गई। पीछे आ रहे जहाजों में कुछ लोग थे जिनकी सांसें अभी भी चल रही थी। उन्हें उतार कर रिलीफ कैंप और चर्चों में पहुंचाया गया। लोगों के शरीर धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। जिसे जो समझ आया वो करने की कोशिश करने लगा। लाशों को एक साथ जमा किया। उन्हें दफनाने के लिए जमीन की खुदाई शुरू हुई। 2 दिन तक लाशों को दफनाने का काम हुआ। जो बीमार थे उनमें मरने वालों की गिनती बढ़ने लगी। शहर का एक हिस्सा कब्र खोद रहा था और दूसरा हिस्सा लाशें दफना रहा था और तीसरा हिस्सा लाशें बन रहा था और एक था चौथा हिस्सा जो जहाज पर नहीं गया था पर फिर भी बीमार हो रहा था। जहाज से आई मौत यूरोप में फैलने लगी। असल में ये प्लेग था। दोस्तों, वो प्लेग था ये हम आज जानते हैं, पर उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि आखिर लोग मर क्यों रहे हैं। हर दिन हर गली से रोने की आवाज आती। इतनी लाशें थी कि दफनाने के लिए जगह नहीं थी। जब ये सब थम गया तो खोज में पता चला कि ये भयानक मौत चीन की देन है। प्लेग के फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। असल में 13वीं शताब्दी में जहाजों के जरिए दूसरे देश जाना और फिर वहां से व्यापार करके लौटना नया चलन था। एशिया, दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट के बीच कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए लैंड एंड वाटर रूट डेवलप किए गए थे। दोस्तों, यहाँ से ओरिजिनल रूप से सिल्क का ट्रेड किया जाता था, इसलिए इस रूट को सिल्क रोड का नाम दिया गया था। साल 1346 में यूरोप के जहाज चीन पहुंचे थे और यही वो वक्त था जब चीन में प्लेग का कहर था।
चूंकि आज की तरह टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और इंटरनेट तो था नहीं, इसलिए ये खबर किसी को भी नहीं थी कि दूसरे देश में क्या चल रहा है। प्लेग से इन्फेक्टेड काले चूहे यूरोप के जहाजों में सामान के साथ सवार हो गए और फिर चीन से यूरोप तक के सफर के दौरान प्लेग जहाज में फैल गया। दोस्तों, जहाज पर कोई हकीम या डॉक्टर भी नहीं था, इसलिए राहत नहीं बस मौत मिलती गई। दोस्तों, जानकारी के अनुसार सबसे पहले यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंचे जहाजों में चूहों ने प्रवेश किया था और यही वे जहाज थे जो सिसिल पोर्ट पहुंचे थे। सिसिल पोर्ट पर लोगों ने अनजाने में लाशों और इन्फेक्टेड लोगों को उतारा और उन्हीं के साथ यूरोप में प्रवेश कर गया प्लेग। दोस्तों, 8 महीनों के अंदर ही प्लेग ने अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस महामारी का कोई इलाज नहीं था, इसलिए लोगों ने ईश्वर की शरण ली। चर्च में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इंसानों के बाद जानवरों ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या पहले 1000, फिर लाख और फिर लाखों तक पहुंच गई। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक 1350 तक प्लेग के कहर से यूरोप की 40% आबादी मौत के मुंह में समा चुकी थी। एशिया और अफ्रीका में भी मौत का आंकड़ा 25 लाख के पार हो चुका था। प्लेग ने यूरोप को 3 साल तक अपने चपेट में लिए रखा। सीजन चेंजिंग के साथ प्लेग का असर कम होता गया और फिर अचानक ही ये बीमारी पूरी दुनिया से गायब हो गई। पर तब तक यूरोप में 50 लाख लोग मारे जा चुके थे। महज 1 करोड़ के आसपास की आबादी वाले देश में 50 लाख लोग का मरना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, अब ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि आखिर महामारी अचानक शुरू होकर अचानक चली कहाँ जाती है। प्लेग सबसे पहले चीन से आया, पर वहाँ कैसे आया ये नहीं पता। फिर सालों तक दुनिया में तबाही मचाने के बाद अचानक ये बीमारी दुनिया से गायब हो गई, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दोस्तों, कोरोना काल में भी हम सब ने तो ऐसा ही कुछ महसूस किया है ना दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, आज हम डेवलप्ड हैं, हमारा साइंस एडवांस है, इसलिए हमने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। पर उस दौर में ये सुविधाएं थी ही नहीं, इसलिए सभी को लगा कि ईश्वर इंसानों से खफा हो गए हैं। उन्होंने सजा दी और इंसानियत ने उसे भोगा। रोमन कैथोलिक रिफाइनमेंट, प्लेस और पर्गरिटी की शिक्षा ने इस धारणा को मजबूत कर दिया। लेखक दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक किताब में नर्क और पर्गर्टरी के बारे में भयानक ब्यौरा दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग पहले से ज्यादा अंधविश्वासी हो गए। दोस्तों, फिलिप जिगलर ने अपनी किताब दी ब्लैक डेथ में कहा है कि लोगों को उनके अपने विश्वास ने ही बर्बाद कर डाला था। यूरोप में 2 किस्म का प्लेग फैला था। पहला था न्यूमोनिक, जिसमें तेज बुखार और खून की उल्टी होती है और 3 दिन के अंदर मरीज की मौत हो जाती है। दूसरा था ब्यूबोनिक, जिसमें मरीज की जांघों और जोड़ों के बगल में गिल्टी निकल आती है, जिसमें पस भर जाता और 5 दिन में मौत हो जाती। दोस्तों, दूसरी किस्म के प्लेग से ज्यादा मौत हुई थी। रिसर्चर्स कहते हैं कि यूरोप पहले से ही फूड क्राइसिस से जूझ रहा था। लोगों के पास भोजन नहीं था, जिससे उनकी इम्यूनिटी टू डिजीज क्षमता भी कम थी। ऐसे में मरने वालों की तादाद ज्यादा रही। दोस्तों, एक बार नहीं बल्कि रुक रुक कर प्लेग का कहर सदी के अंत तक 4-5 बार आया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब लोग प्लेग से मरने के बजाय खुद को कुएं में फेंक देना ज्यादा पसंद कर रहे थे। और दूसरा बुरा असर ये हुआ कि गरीब तबका लगभग खत्म हो गया, मजदूरों की कमी हो गई, रोजगार के अवसर खत्म हो गए। दोस्तों, दी ब्लैक डेथ किताब में लिखा है कि इस दौर में एक अलग ही पंथ का निर्माण हुआ, जिसे कोड़े मारने वाला पंथ कहा गया। इसमें 8 लाख सदस्य थे। ये सदस्य सरेआम खुद को कोड़े लगाते थे। मिडिवल हियर्सी ने अपनी किताब में लिखा है कि इन पंथियों का मानना था कि चर्च में ताकत नहीं है। उनका मत था कि ईश्वर हमसे खफा है, इसलिए हमें भी वही यातनाएं झेलनी होगी जो ईश्वर ने झेली। दोस्तों, कुल मिलाकर प्लेग ने जाते जाते समाज में कई नए विचारधाराएं को जन्म दे दिया। इस ट्रेजेडी के कई दशकों बाद 1894 में फ्रांसिस बैक्टीरिया साइंटिस्ट एलेक्जेंडर यर्सन ने प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया। इस बैक्टीरिया का नाम यर्सीनिया पेस्टिस रखा गया। इसके बाद 1898 में फ्रांसिस पॉल ने बताया कि प्लेग चूहे और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवरों में पाए जाने वाले फ्लिया से फैलता है। दोस्तों, जब ये पता चला तो प्लेग के खिलाफ वैक्सीन का निर्माण किया गया। लेकिन वैक्सीन बनने का मतलब ये नहीं कि बीमारी का अंत हो गया। 1910 में मंचूरिया में करीब 50,000 लोगों की मौत प्लेग से हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि प्लेग धरती से खत्म नहीं हुआ है। ठीक यही ख्याल कोरोना के बारे में भी रखा जा चुका है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी है कि वैक्सीन अंतिम इलाज नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है सबक। प्लेग नहीं फैला होता अगर लोग सफाई का ध्यान रखे होते, और कोरोना भी नहीं फैला होता अगर हम मास्क, सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए होते। शाकलिन ब्रोसेल और ओनी मोलर ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुखी की बात है जिस प्लेग ने मिडिल एज में यूरोप में दहशत और बर्बादी फैलाई थी वो भविष्य में भी इंसानों के लिए खतरा है। हो सकता है कि अब कोई कोरोना वायरस पर भी ऐसी किताब लिखकर ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी करे।
दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में दी ब्लैक डेथ के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।